आप अपना चेहरा आईने में रोज देखते हैं, क्या आपको पता है कि वो बनता कैसे है? इसी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे आज हम लोग 10 मिनट के क्लास में। हेलो, मेरा नाम जमशेद है। मैं पिछले 5 वर्षों से बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं के विद्यार्थी को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं आपके फिजिक्स के पहले चैप्टर प्रकाश के परावर्तन के वे सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक है प्रकाश। ध्यान से देखना है और मेरे साथ चीजों को समझते हुए चलना है। प्रकाश, लाइट। पहला सवाल यहीं से बनता है कि प्रकाश किसे कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि प्रकाश किसे कहते हैं तो आपका जवाब होना चाहिए कि प्रकाश वह कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। देखिए, हम लोग पूरे दिन सर्वाइव करते, देखने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जैसे ही शाम होता है, सूरज अस्त हो जाती है, लाइट कट जाती है, तो हमारे आंख रहते भी चीजें दिखती नहीं है। अतः यह क्लियर है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमारे आंख के अतिरिक्त एक और पदार्थ की आवश्यकता होती है जिसे कहते हैं प्रकाश। तो प्रकाश वह कारक है, वह वजह है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के रिगार्डिंग, प्रकाश से संबंधित कुछ बातों को आपको ध्यान रखना होगा। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। दूसरा याद रखोगे कि प्रकाश कण एवं तरंग दोनों की तरह व्यवहार करती है। प्रकाश कण एवं तरंग दोनों की तरह व्यवहार करती है। तीसरा आपको याद रखना है, वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यहां ये जो कुछ बातें हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सेकेंड टॉपिक है प्रकाश स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश स्रोत क्या है? तो वे पदार्थ जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी वे सभी पदार्थ जिनसे प्रकाश स्वतः अपने आप निकलेगी उसको बोलोगे आप प्रकाश स्रोत। जैसे सूर्य, तारे, जलती हुई बल्ब, मोमबत्ती, ये सारी चीजें आपकी प्रकाश स्रोत कहलाती है। अब प्रकाश आर पार होने के आधार पे प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर पदार्थों को कई वर्गों में बांटा गया है। तो पहला है प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर। प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर पदार्थों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो बच्चों याद रखोगे सिर्फ 2 भागों में। पहला है प्रदीप्त या दीप्तमान, दूसरा है अप्रदीप्त या अदीप्तमान। प्रदीप्त क्या है सर? तो देखिए, प्रदीप्त और प्रकाश स्रोत दोनों का डेफिनेशन आप सेम लिखोगे। वे सभी पदार्थ जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है अर्थात स्वतः निकलता है उसको आप बोलोगे प्रदीप्त या दीप्तमान, और वे पदार्थ जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है उसको बोलते हैं अप्रदीप्त या अदीप्तमान। सूर्य, तारे, जलती हुई बल्ब, मोमबत्ती प्रदीप्त हो गया। ईंट, पत्थर, दीवार, हमारा शरीर, व्हाइट बोर्ड, बेंच, डेस्क, यानी यदि 2-4 चीजों को छोड़ दे, सूर्य, तारे, जलती हुई बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन, एलईडी, अगर इसको छोड़ दे तो आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं क्या उनसे प्रकाश निकलती है? नहीं निकलती। तो उन्हीं सारी चीजों को हम लोग बोलते हैं अप्रदीप्त या अदीप्तमान। अब अगला टॉपिक है प्रकाश आर पार होने के आधार पर। प्रकाश आर पार होने के आधार पर पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, दूसरा है अपारदर्शी, इसको कहते हैं ओपेक, तीसरा है पारभासी, ट्रांसलूसेंट। चलिए अब इसको समझते हैं। पारभासी क्या है?
तो वे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को आसानी से जाने देते हैं उसे बोलेंगे पारदर्शी। और एक बात आप लोग याद रखोगे, जो पदार्थ अपने से होकर प्रकाश को जाने देते हैं वास्तव में उन्हीं पदार्थों के आर पार आप आसानी से देख पाते हो, जैसे वायु, स्वच्छ जल, साफ सुथरा कांच, ये सारे पारदर्शी है। ये अपने से होकर प्रकाश को जाने देते हैं, अर्थात इसके आर पार देखने में हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। एक बात और, जो चीजें पारदर्शी होती है प्यारे विद्यार्थियों, उसका छांव कभी भी नहीं बनता। छांव किसका बनता है? तो छांव बनता है अपारदर्शी का। अपारदर्शी का वे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को जाने नहीं देते, बिल्कुल भी जाने नहीं देते, अर्थात इनके आर पार आप देख ही नहीं सकते, और इन्हीं का छांव बनेगा। तो वे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को जाने नहीं देते हैं उसको कहते हैं अपारदर्शी। जैसे हमारा शरीर हो गया, ये व्हाइट बोर्ड हो गया, दीवार हो गई, बेंच डेस्क हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। अगर ये दो चार चीजों को छोड़ दे तो सारी चीजें अपारदर्शी ही तो है। और अपारदर्शी चूंकि अपने से होकर प्रकाश को जाने नहीं देता है, इसीलिए जब प्रकाश इनके ऊपर पड़ता है तो उनके प्रकाश के बिल्कुल विपरीत दिशा में इसका छांव दिखाई देगा। अर्थात जब सूरज पूरब की दिशा में होती है तो आपके शरीर का छांव पश्चिम की दिशा में बनता है, और सूर्यास्त के समय जब सूरज पश्चिम की दिशा में होती है तो आपके शरीर की छांव या किसी भी वस्तु का छांव पूरब की दिशा में बनता है। यानी यदि दाईं तरफ से प्रकाश आएगी तो बाईं तरफ छाया बनेगा, बाईं तरफ से आएगी तो दाईं तरफ बनेगा। क्लियर हो गया? अब तीसरा है पारभासी। पारभासी दोनों के बीच का मामला है, यानी क्या है? वे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को आंशिक रूप से जाने देते हैं, अर्थात जिनके आर पर आपको धुंधला दिखाई देता है। एग्जाम्पल, तेल लगी कागज हो गया। अगर आप कागज में तेल लगा दोगे, उसको सुखा दोगे, तो उसके आर पर आपको धुंधला दिखाई देगा। घिसी हुई कांच हो गई, घिसी हुई कांच। हमारी आंख की पलकें हो गई। जब हम लोग सो रहे होते हैं अंधेरे में, मस्त नींद में सोए हुए होते हैं, लेकिन अचानक लाइट आती है तो हमारी आंख अचानक से चमक जाती है, अपने को पता चल जाता है कि हाँ, वास्तव में अपने रूम की लाइट जली है। क्यों? क्योंकि हमारी जो आंख की पलकें होती है, इससे भी होकर आंशिक रूप से प्रकाश आर पार हो जाता है। पहला है प्रकाश पुंज या किरण पुंज, इसको लाइट बीम कहते हैं। प्रकाश पुंज या किरण पुंज क्या होता है? तो याद रखोगे, प्रकाश के किरणों का समूह प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहलाता है। वास्तव में हमारे घरों के अंदर जो लाइट जलती है या सूरज से जो प्रकाश निकलता है, तो क्या सिर्फ एक किरण निकलती है? नहीं, किरणों का एक समूह निकलता है, और प्रकाश के किरणों के समूह को ही हम लोग प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। आई होप यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। प्रकाश पुंज को 3 वर्गों में बांटा गया है बच्चों। पहला है अभिसारी, दूसरा है अपसारी, और तीसरा है समांतर। हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है, लेकिन यदि आप उसे अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करना सीख गए तो चीजें आपको समझने के लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे अभिसारी, अभिसारी का मतलब होता है जमा होना। अपसारी, अपसारी का मतलब होता है फैलना, और समांतर का मतलब होता है समानांतर। अब देखिए, अभिसारी किसको बोलोगे? वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर जमा होती है, यानी अलग अलग दिशा से आएगी और किसी एक बिंदु पर जमा हो जाएगी, यूं इस तरह से, तो इसको आप बोलोगे अभिसारी, इसको बोलोगे आप अभिसारी। अपसारी किसे बोलते हैं सर? अपसारी का मतलब होता है फैलना। वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से फैलती है, अपसरित होती है, उसको बोलते हैं अपसारी। यूं एक बिंदु से इधर भी गई, इधर भी गई, इधर भी गई, इधर भी गई, इसको आप बोलोगे अपसारी। ये देखो, ये जो एरो का साइन है नहीं दिखा रहा है कि यहाँ पे जमा हो रहा है और यहाँ पर फैल रहा है। समांतर, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होकर गुजरती है, यानी वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, उसको कहते हैं समांतर किरण पुंज। अब अभिसारी का देखिए, अभिसारी का अगर आपसे कोई उदाहरण पूछे तो आप बोलोगे हैंड लेंस, यानी इस तरह के हैंड लेंस का उपयोग हम लोग बचपन में करते थे, हमारे प्रैक्टिकल बॉक्स में आता था। यूं इस तरह से उसके नीचे में कोई कागज रखते थे, सूरज की किरणें पड़ती थी और कागज जलने लगती थी।
क्यों? क्योंकि ये जो हैंड लेंस होता है ये अपने पे पड़ने वाले किरणों को किसी के बिंदु पर जमा कर देता है। अब सारी तो आपके घर के अंदर जितनी भी सोर्स ऑफ लाइट है, चाहे वो जलती हुई बल्ब हो, मोमबत्ती हो, लालटेन हो, तो आप देखते हो किसी एक बिंदु से लाइट निकलती है और पूरे कमरे को रोशन कर देती है, अर्थात किरणें फैल रही है, तो उसको आप बोलोगे अपसारी। समांतर, तो बच्चों इससे तुम लोग रिलेट कर पाओगे, आपने अक्सर देखा होगा मेला में लोग लेजर लाइट वगैरह जलाते हैं, यानी एक पतली सी टॉर्च होती है, जब आप उसको जलाते हो तो बिल्कुल किरणें सीधी जाती है, तो लेजर लाइट। ये आई होप बच्चों यहां तक आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। यदि यहां तक आपको कंसेप्ट क्लियर समझ में आ गया, चीजें समझ में आ गई, तो आगे समझना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और अब हम लोग बढ़ने वाले हैं आपके इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब समझेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको हर बार बोला है कि हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक सॉफ्ट लैंग्वेज होती है। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स के शब्दों को अपने लैंग्वेज में अगर आपने कन्वर्ट करना सीख लिया तो आपकी चीजें क्लियर हो गई। परावर्तन, उत्सर्जन, पराकिरणन, देखकर लगता है कि सर ये क्या बात कर रहे हो, कितनी हार्ड चीजें हैं, ये कितनी टेक्निकल लैंग्वेज, कितना टेक्निकल शब्द है। नहीं बच्चों, बहुत आसान है। अगर परावर्तन का मतलब समझे तो परावर्तन का मतलब होता है लौट जाना। और प्रकाश क्या होता है अभी हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि भैया प्रकाश वो कारक है जिसकी उपस्थिति में किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, तो सबसे पहले हम आपको उदाहरण देते हैं। आपने बचपन में गेंद खेला होगा, आपने गेंद ली होगी, यूं इस तरह से दीवार पे मारा होगा, फिर आपने हाथ में कैच लिया होगा, यानी गेंद गई, दीवार से टकराई और आपके हाथों में वापिस आ गई। आपने गेंद को बिल्कुल नीचे मारा होगा और आपने फिर से वापस ले लिया होगा, यानी गेंद गई, नीचे से टकराई, फिर वापस आ गई। इसी को तो परावर्तन कहते हैं। यानी जब यही घटना प्रकाश के रिगार्डिंग होता है तब उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। मतलब प्रकाश की किरणों का किसी वस्तु से टकराकर लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन होता है। जी हाँ, प्रकाश के किरणों का किसी वस्तु से टकराकर लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मान के चलिए यहाँ पर कोई परावर्तक सतह है, ये हमारा समतल दर्पण है। सबसे अच्छा परावर्तक सतह समतल दर्पण ही माना जाता है। देखिए, प्रकाश परावर्तित होती हर एक वस्तु से, लेकिन आपको महसूस, आप एहसास वहीं पे कर पाओगे जो सतह चिकनी होती है। जैसे आपकी घड़ी हो गई, आप देखते हो चमकते रहता है। आजकल लड़कियां कपड़े पहनती है, उनके सूट के ऊपर, वो चुनड़ी के ऊपर वो छोटे छोटे दाने लगे होते हैं, वो चमकते रहता है धूप के अंदर। या आपकी किताब का वो कवर हो गया जिसके ऊपर पन्नी लगी हुई होती है। कोई भी चिकनी चीज, जैसे बर्तन हो गया, आंगन वगैरह में रखा रहता है तो चमकते रहता है। कोई भी चीज जो चमकती है तो चमकने का कारण ही होता है प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे बढ़िया परावर्तन माना जाता है दर्पण। बचपन में आपने खेला होगा, यूं ऐसे करके धूप में चले गए होंगे, ऐसे करके किरणों को लेकर दूसरे की आंख पे यूं इस तरह से डाल रहे होंगे, याद है कि नहीं है? वो प्रकाश का परावर्तन ही कर रहे थे, आप बचपन से आप जानते हो। तो ये समतल दर्पण है। मान के चले यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट है, सूरज है, कुछ भी है, यानी प्रकाश का कोई स्रोत है, यहां से किरणें आई और इस परावर्तक सतह से टकराई और वापस उसी माध्यम में लौट गई जिधर से आ रही थी। यही तो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की किरणों का किसी वस्तु से टकराकर लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन होता है। जो आने वाली किरण होती है बच्चों, उसको कहते हैं आपतित किरण। जो जाने वाली किरण होती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। ध्यान दोगे, आने वाली किरण आपतित, जाने वाली किरण परावर्तित, और सतह के जिस बिंदु पर पड़ता है उसको कहते हैं आपतन बिंदु। ये क्या हो गया जी? ये हो गया आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब। और दो चीजें, अभिलंब और आपतित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को, इस वाले कोण को कहते हैं आपतन कोण। इसको एंगल आई से डिनोट करते हैं, आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। इसको एंगल आर कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों का किसी वस्तु से टकराकर लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बच्चों, इसके दो नियम होते हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि सर परावर्तन के कितने नियम? तो याद रखोगे, परावर्तन के दो नियम। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अर्थात अगर किरणें इस बोर्ड से टच होकर आ रही है
तो इस बोर्ड से टच होकर ही जाएगी और अभिलंब इस बोर्ड से टच होकर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि टच होकर गई, यूं ऐसे करके हट के जा रही है, तो बच्चों ऐसा नहीं हो। तल का मतलब होता है यदि इस सतह पे आ रही है तो इसी सतह पे जाएगी। तो पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम है कि सर आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आपतित किरण अभिलंब के साथ यदि 30 डिग्री के एंगल के साथ नीचे आई तो बच्चों 30 डिग्री के एंगल के साथ ही ये वापस जाएगी, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। ये दो नियम है। और यदि आप इसको समझ गए तो अब आप लोग समझेंगे किसको, प्रतिबिंब को। वास्तव में आप जो आईने के सामने खड़े होते हैं और आप ही का जैसा एक चेहरा आपके शीशे में दिखता है और आप खुश हो जाते हो, ये चांद सा रोशन चेहरा, तो बच्चों उसी को कहते हैं प्रतिबिंब, उसी को कहते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है सर? उससे पहले हम किसी भी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? यदि आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूं तो वास्तव में आपसे किरणें टकराकर मेरी आंखों तक आ रही है और मुझसे किरणें टकराकर आपकी आंखों तक जा रही है। आपका प्रतिबिंब हमारे आंख के रेटिना पर बन रहा है और मेरा प्रतिबिंब आपके रेटिना पर बन रहा है, तभी जाकर हम लोग एक दूसरे को या आसपास की चीजों को देख पाते हैं। बिल्कुल उसी तरह किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, बोलोगे सर फिर आपने फिजिक्स वाले शब्द बोल दिए बिंदु स्रोत। ऐसा बिंदु स्रोत कुछ भी हो सकता है, आप हो सकते हो, हम हो सकते हो, कुर्सी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है जिसका प्रतिबिंब बनता है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वही बिंदु, वही खास बिंदु उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहलाता है। समझ में आया ना जी? यानी ये दर्पण है, यहाँ पर कोई चीज रखा हुआ है, कोई बिंदु स्रोत है, इससे एक किरण इधर आई और एक किरण इधर आई, तो मान के चलिए सीधी आई, ये सीधी आई तो इसी पथ पर वापस क्या होगी, लौट जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका आपतन कोण परावर्तन कोण शून्य हो गया और ये चूंकि ऐसे आ रही है तो यू ऐसे जाएगी। तो वास्तव में एक किरण जा रही इधर, एक किरण जा रही इधर, ये वास्तव में कभी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम इसको पीछे बढ़ाए, कल्पना करें, तो एक बिंदु ऐसा आएगा जहां पर ये मिल जाएगा। तो मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, जरूरी नहीं कि मिले ही, मिलती हुई प्रतीत भी हो सकती है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वही बिंदु उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब कितने तरह के होते हैं सर? तो प्यारे बच्चों याद रखोगे, दो तरह का। एक होता है वास्तविक, यानी किरणें यदि वास्तव में मिलेंगी तो वास्तविक बनेगा, और किरणें यदि मिलती हुई प्रतीत होगी, जैसे यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रहा है, तो उसको बोलोगे आप काल्पनिक। इसी को बोला जाता है आभासी। यानी यदि किरणें वास्तव में मिली तो वास्तविक और मिलती हुई प्रतीत हुई तो काल्पनिक। इसके अंदर दो बातें और याद रखोगे, वास्तविक वस्तु के सापेक्ष हमेशा उल्टा होता है, हमेशा उल्टा होगा और इसे आप पर्दे पे प्राप्त कर सकते हो। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष क्या होगा, सीधा होगा, सीधा होगा, लेकिन आप इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अभी तक पूरी तरह समझ में आ रही होगी। और प्यारे बच्चों, यदि आप इस चैनल से जुड़े रहते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं चीजें रटवाता नहीं, मैं कंसेप्ट क्लियर करवाता हूं। मेरी हमेशा से एक ही मकसद रहा है कि बच्चों को पढ़ाई इतने आसानी से, इतने सरल शब्दों में समझाया जाए कि चीजें उसके समझ में आ जाए, वो क्लास के अंदर ही सवालों के जवाब देने लगे, क्वेश्चंस को सोल्व करने लगे, ना कि घर पे जाके मगजमारी करे, रटने का प्रयास करे। अगर आपको चीजें समझ में आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।